सोमवार को संसद में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश विधेयक। एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की होगी परीक्षा। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं। सीजीआई चंद्रचूड़ की तबीयत खराब, निर्वस्त्र महिलाओं का वीडियो शूट करने वाला अरेस्ट। चंडीगढ़ के कनीना को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात। रेलवे लाइन पर फाटक के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र। कनीना अटेली रोड के स्पेशल रिपेयर की मंजूरी। आई फ्लू को लेकर सीएम हाउस में आपात बैठक। सीएम भूपेश सिंहदेव अफसरों के साथ कर रहे समीक्षा। हफ्ते भर में मिले 19,000 मरीज। 5 से 30% सांसदों का टिकट काट सकती है बीजेपी। यूपी में मौजूदा बीजेपी सांसदों के टिकट पर मंडराया खतरा। 25 से 30% सांसदों की लापरवाही आई सामने। दिल्ली के मालवीय नगर में कॉलेज के बाहर लड़की की रॉड से मारकर हत्या। 24 घंटे में 2 मर्डर से फैली सनसनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां राजधानी में बेरहमी से एक छात्रा की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर पार्क में छात्रा की हत्या हुई है। मालवीय नगर इलाके में निर्मम हत्या हुई। छात्रा को रॉड से हमला कर निर्दयता से मारा है। प्रेमी बताया जा रहा छात्रा की हत्या का आरोपी। प्रेमी नहीं बताया जा रहा है कि छात्रा की हत्या कर दी। शादी से इनकार करने पर हत्या हुई है। पुलिस ने यह बात कही है। 24 घंटे में 2 हत्याओं से राजधानी सहम उठी है। डाबरी कॉलोनी में महिला को गोली मारी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली से सामने आ रही है और लगातार हुई 2 घटनाओं से दिल्ली सहम गई और पुलिस ने कहा है कि शादी से इनकार करने पर छात्रा की हत्या की गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, 24 घंटे में 2 हत्याओं से राजधानी सहम उठी है। तो 24 घंटे में 2 हत्याओं से सहमी राजधानी। डाबरी कॉलोनी में महिला को गोली मारी गई थी। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर डाबरी कॉलोनी में गोली मारी गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिन दहाड़े कॉलेज की एक छात्रा को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि छात्रा ने महज शादी करने से इनकार किया था और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लगातार 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। एक मामला कल का है जो डाबरी इलाके में है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को गोली मारी गई थी। बताया जा रहा है कि देर शाम किसी काम से वो घर से निकली थी और रास्ते में जो है उनको गोली मार दी गई। और उसके अलावा मैं बता दूं कि जो आरोपी था अभिषेक, उसके गोली मारने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। लेकिन दूसरा मामला मालवीय नगर से सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी और लगभग 20 से 22 साल की छात्रा की उम्र बताई जा रही है। और वो पास में एक पार्क है, कॉलेज के पास में एक पार्क है। अक्सर कॉलेज के छात्र छात्राएं वहां पर घूमने के तौर पर अक्सर निकल जाते हैं। उसी पार्क में ये लड़की नरगिस नाम बताया जा रहा है, ये गई थी और वहां पर उसका प्रेमी, या ये कहें कि उससे शादी होने जा रही थी, उसके रिश्ते की बात चल रही थी। और वो इरफान नाम का शख्स वहां पर आता है और अचानक से महिला पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर देता है और जिसके बाद मौके से फरार भी हो जाता है। लेकिन आसपास के इलाके में जो लोग हैं वो पार्क में जब घूमने आए, उन्होंने इस मामले की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तफ्तीश की तो कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद आरोपी संगम विहार से पकड़ा गया है और वो संगम विहार का रहने वाला शख्स बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, लगातार जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है और लगातार हो रही इस तरीके की घटनाओं से दिल्ली का दिल सहम उठा है। फिलहाल पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है? प्रवेश, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? पुलिस ने हालांकि एक मामले में तो कह दिया कि शादी से इनकार किया गया इसलिए हत्या हुई है, लेकिन अपराध इस तरीके से खुलेआम हो रहा है, लोगों की जान ली जा रही है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण दिल्ली के जो डिप्टी कमिश्नर है चंदन चौधरी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फिलहाल तफ्तीश की जा रही है कि मामला किसी और एंगल से तो नहीं है, या ये कहे कि जो छात्रा की मौत हुई है सिर्फ ये जांच की जा रही है कि वो पार्क में आखिर आई क्यों थी। क्या अपने सहयोगी के बुलाने के कारण आई थी या कोई अन्य कारण था, या एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन पुलिस की जांच की अभी तक के आधार पर बताया जा रहा है कि इरफान ने सिर्फ इस बात पर हत्या की है कि केवल और केवल नरगिस ने शादी करने से अनबन शुरू कर दी थी। शायद शादी करने से मना करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी लोहे की रॉड से मारकर हत्या कर दी गई है। और बात करें दिल्ली में
दूसरी हत्या जो डाबरी इलाके में हुई है उसकी फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी दोनों मामलों में किस तरीके से हत्या हुई है, अब पुलिस ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी के लिए। तो मालवीय नगर इलाके में निर्मम हत्या हुई है, रॉड से मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक जगह पर गोली मारी गई है। छात्रा को रॉड से हमला कर निर्दयता से मारा गया है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और लगातार हुई इन घटनाओं से दिल्ली का दिल सहम उठा है। दिल्ली से खबर, राजधानी में बेरहमी से छात्रा की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार किया छात्रा ने, तो रॉड से बड़ी बेरहमी से छात्रा को प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया है और दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। मालवीय नगर इलाके में निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मालवीय नगर इलाके में निर्मम हत्या की जाने की बात सामने आई है और छात्रा को रॉड से हमला कर निर्दयता से मारा है। डाबरी कॉलोनी में महिला को गोली मारी गई थी, तो वहीं ये दूसरी घटना सामने आई, जिसके बाद दिल्ली वालों का दिल दहल उठा है। दिल्ली से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा, ललितपुर और गोंडा में दबंगों की दबंगई सामने आई है। मामूली कहासुनी में दबंगों ने ढाबे पर हमला बोल दिया, तो वहीं कई जगहों पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले हैं। गोंडा में एक युवक को बांधकर पीटा गया। हमारी एक खास तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा से है, जहां पर आप देखिए किस तरीके से दबंगई देखने को मिली। वहीं ललितपुर में भी दबंगों ने किस तरीके से बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं को भी पीटा गया है। और आगरा से ही तीसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। की दबंगई का ये नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 3 जगहों पर, एक तरफ जहां आगरा में किस तरीके से मारपीट हुई, तो वहीं 2 जगहों पर ललितपुर में भी दबंगों की दबंगई सामने आई है। और बरेली में भी किस कदर दबंग यहां पर कहर बरपाते नजर आए, वो भी इन तस्वीरों में साफ कैद हुआ है। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। संभल में अलम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। रेलवे की बिजली लाइन से उतरा अलम में करंट और करंट की चपेट में आकर 4 लोग झुलस गए हैं। कैमरे में कैद हुई करंट लगने की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफरा तफरी मची हुई है। हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए किस तरीके से यहां पर करंट लग गया अलम में, और इसके बाद यहां हड़कंप मच गया है और लाइव तस्वीरें यहां पर कैद हुई हैं। जिसके बाद हड़कंप मच गया। इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है। तो संभल में अलम के जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर रेलवे लाइन से अलम टच हुआ और रेलवे बिजली लाइन से उतरा अलम में करंट। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपने देखा और करंट की चपेट में आकर 4 लोग झुलस गए हैं। तो करंट की चपेट में आकर 4 लोग झुलसे और कैमरे में कैद हुई करंट लगने की लाइव वीडियो। तो करंट लगने का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। करंट की चपेट में 4 लोग आ गए और लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। अफरा तफरी मची हुई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें और हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और अगली खबर लखीमपुर खीरी से आपको हम बताते हैं। अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर मजबूर होकर आत्मदाह का प्रयास किया और पिता ने मजबूर होकर आत्मदाह का किया प्रयास। लखीमपुर खीरी से खबर, बेटी को भगा ले जाने पर नहीं दर्ज हो रहा था मामला। यह आम खबर, जिसके बाद पिता ने आत्मदाह का प्रयास किया है। एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डाला है पिता ने, तो मजबूर पिता ने आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल यह आम खबर आपको बता दें। और घटना से एसपी ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस घटना से एसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। मिश्राना चौकी प्रभारी पर पीड़ित ने गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पीड़ित पुलिस चौकी सहित कोतवाली के चक्कर लगातार काट रहा था। परेशान होकर खुद पर डीजल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर परेशान होकर यहां पर आत्महत्या की कोशिश की। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एसपी ऑफिस पहुंच खुद पर पेट्रोल डाला और मजबूर पिता ने आत्मदाह की कोशिश की है। तो मजबूर पिता की ओर से यहां पर यह कदम उठाया गया। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां मजबूर पिता ने यह कदम उठाया है और परेशान होकर खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। तो खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, बेटी को भगा ले जाने पर नहीं दर्ज हो रहा था मामला। तो बेटी को भगा ले जाने पर मामला नहीं दर्ज हो रहा था और जिसके बाद मजबूर होकर पिता ने यह कदम उठाया है। एसपी ऑफिस पहुंचकर खुद पर पेट्रोल डाला। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। घटना से एसपी ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। तो घटना से एसपी ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ है। मिश्राना चौकी प्रभारी पर पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। परेशान होकर खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश की है। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद। गांव खंडूंडा में पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे गांव खंडूंडा। आज शाम 5:30 बजे खंडूंडा में पहुंचेंगे सीएम और सीएम जनता से सीधा संवाद करेंगे। रेवाड़ी जिले में 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित। जिले के 6 गांवों में जनसंवाद करेंगे सीएम। तो जिले के 6 गांवों में जनसंवाद करेंगे सीएम। यह खबर आपको बता दें। तो यह हम जानकारी सामने आई है। और आज शाम 5:30 बजे खंडूंडा में पहुंचेंगे सीएम। तो 5:30 बजे खंडूंडा पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल और यहां पर जनसंवाद करेंगे। जनता से सीधा संवाद होगा, जिसमें जनता अपनी बातें भी रख सकेगी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रेवाड़ी जिले में पहुंचेंगे और जिले के 6 गांवों में जनसंवाद करेंगे सीएम। तो जिले के 6 गांवों में जनसंवाद करेंगे सीएम। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, यहाँ पर जनसंवाद की बात सामने आई है। तो यह हम जानकारी, कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर बनवारी लाल पहुंचे गांव खंडूंडा। यहीं पर पहुंचेंगे सीएम और जनसंवाद करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनसंवाद होगा। आज जनसंवाद कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5:30 बजे गांव खंडोड़ा में आ रहे हैं। तो उसी की सब तैयारियां चल रही हैं और उसी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज हम सब यहाँ आए हुए हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज बावल विधानसभा से शुरू होकर के और कल रेवाड़ी का भी और बावल का दोनों विधानसभा के गाँव में इस तरह के जनसंवाद करेंगे। और जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो समस्याएं सुनेंगे और जो भी लोगों की डिमांड होगी वो भी पूरी करेंगे। तो ये रेवाड़ी ज़िले के लिए, खासकर बावल और रेवाड़ी विधानसभा के लिए बहुत ही खुशी की बात है।
इलाके में 10 जुलाई को यमुना क्षेत्र में आई बाढ़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। किसानों की धान की फसल, गन्ने की फसल, पशुओं का चारा और घर में रखा हुआ जरूरी सामान भी खराब हो गया है। लोगों का कहना है कि जब बाढ़ आती है तो परेशानियां तो होती हैं। इंद्री हल्के के बड़ा गांव के लोगों का कहना है कि अधिकारियों ने बड़े बड़े दावे तो जरूर किए थे, लेकिन आज तक कोई भी हमारे बीच में नहीं पहुंचा और किसी तरह की हमें सुविधा भी नहीं दी गई। किसी का मकान गिर गया और किसी की दुकान पानी में है। कईयों का घर का सारा सामान खराब हो गया है और सफाई व्यवस्था भी गांव में सही तरीके से नहीं है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पशुओं के लिए चारा भी अब तक नहीं है। फसल तो पहले ही खराब हो चुकी थी, लेकिन अब गांव में कई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। आज तक भी 14 तारीख का बाढ़ आई हुई है, जो उसके बाद पानी का जो ये ऐसे कैसे बाढ़ पड़ा सारा सेम टू सेम। कोई साफ नहीं, कोई सफाई, नालियां सारी दूर की दूर सारी साफ नहीं होंगी, सारी भरी पड़ी, नाला भरया पड़ा रहा है। कोई भी ना कोई उसे कहने आते अंदर, ना कोई कहे जाता, करता ही नहीं है कोई भी साफ। ऐसे से क्या क्या नुकसान हुआ है? बाढ़ से तो कोई नुकसान, बाढ़ से तो बस पानी भरा था तो नुकसान ही था। मान ले कट्टे कुट्टे लगाए, फिर इसी वजह से थोड़ा सा वो होया। तो गली में ये कूड़ा निकाल के ढेर लग रहा है उस दिन का, यहाँ सफाई भी नहीं हुई है। इसकी वजह से मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी, बुखार हो रहा है। इधर घर में ना, इनके घर के आगे ना ये कूड़ा पड़ा है, इनके घर के सारे बीमार हो रहे हैं। सबकी आंखें आ रही हैं, सबकी आंखें लाल हो रही है इधर घर में, जिनके घर के आगे इतना कूड़ा पड़ा है वो सब लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चे भी स्कूल से घर बैठे हैं, स्कूल की मैम ने भी उनको घर भेज दिया कि अपने घर बैठो, बीमारी चल रही है, आपको स्कूल में नहीं आना। उनके घर पे ही, घर के सामने इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। पंजाब में कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के चलते लोग परेशान हो चुके हैं। कई जगहों पर लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। जहां किसानों का नुकसान हुआ तो वहीं पर आम लोगों का भी भारी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरदासपुर विधायक बरिंदर मीत सिंह पहाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यह मांग रखी गई है कि जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज हम सबको एक होकर बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜੀ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ सरकार मुआवजा देवे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएस सिंहदेव ने कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के कामों और शासन की महत्वाकांक्षी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सिंहदेव ने 33 विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने जिले के आदिवासी और बैगा बाहुल्य, बोडला और पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। पाइप वो बिछा रहे हैं, पाइप की शिकायतें आ रही हैं, जैसे जांच हो रहा है, ऐश कंटेंट जितना होना चाहिए उससे अगर ज्यादा पाया जा रहा है तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि लगने के बाद जांच नहीं होनी चाहिए, लगने के पहले पाइप की जांच हो जानी चाहिए, ताकि जो सामग्री लगने के बाद उसकी गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठना चाहिए। और जहां पाइप लग रहे हैं उसमें असुविधा लोगों को इस बात की हो रही है कि खोद दिया जाता है, मिट्टी भर नहीं पा रहे हैं उसको, अगर कंक्रीट है तो कंक्रीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि सप्लाई होने के बाद टेस्टिंग के लिए उनको रुकना पड़ रहा है और टेस्टिंग करने के बाद फिर सड़क को बंद करने की बात है। तो इसी बाबत उनको हिदायत दी गई है कि आप सबसे ज्यादा अगर कमी कहीं देखने को मिलती है, यहाँ की बात नहीं है।
और अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बलौदाबाजार के सिटी थाना क्षेत्र में नवविवाहित महिला का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। और मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोतवाली की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव का पंचनामा और अन्य आवश्यक जांच कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही जांच और विवेचना की कार्रवाई की गई है। ससुराल वालों के द्वारा बहू को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बीस तारीख के दरमियानी रात को एक नवविवाहिता जो है फांसी लगा करके आत्महत्या की थी, जिसमें उम्र कायम कर जांच किया गया और जांच में ये पाया गया कि वह बिलासपुर से शादी होकर के यहाँ बलौदाबाजार आई हुई थी और वह अपने पति, सास, ससुर और 1.5 सास के द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से दहेज के नाम से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर मजबूर होकर के उसने आत्महत्या किया है, जिस पर धारा 304 भी 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उक्त चारों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। ये सर शादी के 2-3 महीने बाद से चालू हो गया था, यानी कि उसको प्रताड़ना करने के लिए, यानी दहेज के लिए, मारपीट करने के लिए, ये यानी कि उसके घर वाले लोग प्रताड़ित करते थे। घर वाले मतलब मैंने उसको ससुराल है, सास 1.5 सास है ना, सास 1.5 सास, इन लोग ज्यादा प्रताड़ित कर देते उसको। ऐसा है कि आज ही की बात है, रात को 11 बजे, इनका कहना ये था कि रात को 11 बजे ये अपने रूम गई है। रूम जाने के बाद रात को 3 बजे उनके बच्चे का आवाज आया, जो कि 5 महीने का बच्चा है, रोने का आवाज आया। तब इन लोगों को पता चला कि पूजा अंदर में अपने आप को बंद कर ली है। सुबह पापा को फोन करके बताए हैं, पापा हम लोग को बताए हैं कि ऐसा ऐसा बात हो गया है और शादी को 1 साल 5 महीना हो चुका है और उस बीच में 2 या 3 महीने बाद, शादी के 2-3 महीने बाद उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से प्रताड़ित किया जाता था। प्रदेश की घनी आबादी के बीच पुलिस की पहुंच को आसान बनाने के लिए आज महिला पुलिस कर्मियों को 250 टू व्हीलर्स दी गई हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर महिला पुलिस कर्मियों को 2 व्हीलर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस फोर्स में 3% बेटियों की भर्ती करूंगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है उसे कई बार मन दुख से भर आता है, मन पीड़ा से भर जाता है। कोई बेटी गोली बिस्कुट लेने के लिए दुकान पर जाए और वो दुकानदार ही उससे अश्लील हरकत करे, हर जगह आप पुलिस नहीं बिठा सकते। ये दृष्टिकोण कब बदलेगा? हमने अनेकों प्रयास किए हैं। ये अब लगभग 2 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। हम लोगों ने एसेस किया है। पहले शुरुआती दौर में 200 महिला हेल्प डेस्क खोले गए थे, उसके बाद 750 और, तो अभी 950 थानों में ऊर्जा महिला डेस्क हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम, सार्थक परिणाम हमारे सामने आए हैं। जो बेसिक असेसमेंट है उसमें जब वो महिला डेस्क पर आती हैं महिलाएं, तो कई बार नाराज़गी में आती हैं परिवार से, घर से, और ख़ास तौर पे जो पारिवारिक कलह के, जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, उनमें कमी परिलक्षित हुई है। क्योंकि जब वो महिला डेस्क पर आती हैं, उनसे बात की जाती है, उनके परिवार वालों को बुलाकर बात किया जाता है। हम महिला डेस्क के माध्यम से 6-7 अन्य डिपार्टमेंट के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। जो बेचते हैं, जिस तरह के बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर वो बैंक्स जो बार बार कहने के बावजूद भी बिना तथ्यों को प्रमाणित किए, बिना लोगों के तह तक जगाए, बिना उनको केवाईसी को मानक मापदंडों की पूर्ति किए बिना चलने देते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ताकि जब इनके इस्तेमाल करके ऐसी घटनाएं होती हैं तब पता चलता है कि छोटी छोटी बातें कितनी भयावह रूप ले सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन हो, चाहे संबल योजना हो। अगली खबर चमोली से है, जहां पर कमेडा में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। हाईवे पर वाहनों का आना जाना शुरू हो चुका है। भारी बारिश के बाद बंद किया गया था और हाईवे अब खुल गया है। मार्ग के खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो मार्ग के खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हाईवे पर वाहनों का आना जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बताते हैं। और भारी बारिश के बाद इस हाईवे को बंद किया गया था, लेकिन अब ये वापस से शुरू हो चुका है। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते इसे बंद किया गया था, लेकिन मार्ग खुलने के बाद अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर यात्रियों ने राहत की सांस ली है।
और भारी बारिश के बाद बंद हो गया था हाईवे। यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, भारी बारिश के बाद हाईवे बंद हो गया था, लेकिन अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है और मार्ग के खुलने के बाद यात्रियों को राहत मिली है। चमोली से खबर, कमेडा में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे खुल गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भारी बारिश के बाद बंद किया गया था हाईवे। तो भारी बारिश के बाद हाईवे बंद किया गया था और यहाँ हम जानकारी, मार्ग के खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ले ली है। चमोली से खबर, कमेडा में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला। चमोली से खबर आपको बता दें, जहां पर हाईवे पर वाहनों का आना जाना शुरू हो गया है। तो हाईवे पर वाहनों का आना जाना शुरू हो गया है और भारी बारिश के बाद हाईवे बंद किया गया था। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, मार्ग के खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें। और चमोली से खबर, कमेडा में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला और हाईवे पर वाहनों का आना जाना शुरू हो चुका है। पिछले सोमवार से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा के समीप बंद पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं, इसको NHIDCL की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद छोटे बड़े वाहनों के लिए यहाँ पे खोल दिया है और यात्रा शुरू हो गई है। कमेडा चमोली से के न्यूज के लिए अनिल राणा। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कालाडूंगी रेंज अंतर्गत गांव में गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया और जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब महिला अपने घर के आंगन में साफ सफाई कर रही थी कि तभी अचानक गुलदार ने महिला पर हमला बोल दिया। महिला के चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बता दें कि कालाडूंगी में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुलदार ने ग्रामीण क्षेत्र में 5वीं बार ग्रामीणों पर हमला कर ग्रामीणों को घायल किया था। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते गुलदार ने 5वीं बार हमला किया है। और वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश जोशी का कहना है कि जल्द से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद चिल्लाई पुकारी तो गांव वाले गए, इनके पड़ोस में हस्बैंड और इनके अगल बगल वाले गए और उसको पकड़ के लाए। हमें घर ले गया है, तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 108 पे फ़ोन करा, उसको हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ एडमिट कर रहे हैं। उसके बाद हमने जंगलात वालों को फ़ोन करा, वो अभी आए। हमारी जंगलात वालों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए वो गश्त करें, पिंजरा लगाएं, कुछ भी करें, मतलब हम लोगों को जो है उसके लिए वो करा जाए, इसको मुआवजा दिया जाए और गाँव की सुरक्षा की जाए। इनके द्वारा कहा जा रहा है पिंजरे की मांग की जा रही है। मैं उच्च स्तर से वार्तालाप करके तुरंत इसमें जो है आवश्यक कार्रवाई करने की अनुरोध करता हूँ। और इस बीच लखनऊ से काम खबर सामने आ रही है। हम खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर भीषण जाम में फंसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो भीषण जाम में फंसे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। राजधानी कानपुर रोड में भीषण जाम लगा हुआ है। एसीपी ने स्कूटर इंडिया चौराहे पर कमान संभाली हुई है। आम जानकारी आपको बता दें। और 20 मिनट बाद वन वे संचालन करके फ्लीट निकाली गई है। तो 20 मिनट के बाद वन वे संचालित कर फ्लीट निकाली गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाम में फंस गए। तो भीषण जाम में फंसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कुछ समय पूर्व भी जाम में फंसे डिप्टी सीएम। आम खबर आपको हम बता दें। और पाठक को गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ा था और एक बार फिर से जाम जैसी स्थिति देखने को मिली है। वीआईपी के निकलते ही ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम हुए। लखनऊ से खबर, एक बार फिर जाम में फंसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और राजधानी से आपको बता दें कि राजधानी कानपुर रोड पर जाम लगा था। एसीपी ने स्कूटर इंडिया चौराहे पर कमान संभाली हुई है। तो एसीपी ने स्कूटर इंडिया चौराहे पर कमान संभाली। फिलहाल यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर स्कूटर इंडिया चौराहे पर एसीपी ने कमान संभाली है। और कुछ समय पहले भी जाम में फंसे थे पाठक को गाड़ी छोड़कर, जिसके बाद पैदल चलना पड़ा था। और आज फिर इस तरह की खबर सामने आई है। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर एक बार फिर जाम में फंसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने एसडीएम तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे रामलीला कमेटी के सदस्यों के साथ उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि श्री रामलीला कमेटी सितारगंज लगभग 600 से अधिक सदस्य हैं, जिन्हें बिना विश्वास में लिए हुए कमेटी के पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और जिसके चलते कमेटी के सदस्यों में भी नाराजगी देखने को मिली है। 15 के बाद से जो है श्री रामलीला कमेटी का संचालन के लिए एक समिति बनाई गई थी। वो समिति जो है अपने तरीके से कार्य कर रही थी आज तक, और उसमें रामलीला का कोई विरोध नहीं है। श्री रामलीला का मंचन हर वर्ष होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जानकारी आएगी गुपचुप तरीके से कुछ लोगों ने जो है कि गठन कर लिया पदाधिकारियों का, उसका आज हम लोगों ने विरोध किया है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोगों को विश्वास में लेकर कोई भी गठन किया जाए, और अगर संचालन समिति भी बने तो जो पिछली बार अब तक संचालन समिति बनी है, चली आ रही है, वो संचालन समिति ना रखे, दूसरों को मौका दिया जाए, दूसरी संचालन समिति बने, वो लोग रामलीला का मंचन कराएं। सितारगंज के संबंध में कुछ पक्ष हैं जो जिनके अपने अपने मत हैं रामलीला के संचालन को लेकर, कमेटी के संचालन को लेकर, और उसकी जो आर्थिक जो उसके निर्णय हैं उनको लेकर। इसमें अभी ज्ञापन तो रिसीव कर दिया है। निर्णय ये निकला है कि सभी पक्ष एक बार आपस में बैठेंगे और सर्वसम्मति से जो भी निर्णय निकलेगा उसके दृष्टिगत आगे जो रामलीला है कराई जाएगी। तो नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कोई और सोल्यूशन। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बंद पड़े मकानों में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पौड़ी कोतवाली क्षेत्र के गगवाड़ा गांव में चोरों ने एक बंद पड़े घर का ताला तोड़ दिया। भवन स्वामी का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपए के सोने के सामान पर हाथ साफ किया है। उन्होंने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर जल्द चोरी का खुलासा करने की मांग की है। गगवाड़ा निवासी ललित नैनवाल ने एसएसपी को दिए हैं शिकायत पत्र में कहा कि वो परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। उनको फोन से जानकारी मिली कि उनके घर में चोरों ने ताले तोड़ दिए। मौके पर आकर पता चला कि चोरों ने सोने का एक नेकलेस, अंगूठी और एक जोड़ी कुंडल सहित कई कीमती सामान घर से साफ कर दिए हैं। इधर पौड़ी कोतवाल गोविंद कुमार ने कहा कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। चोरी का जो माल है वो लगभग 3 तोले लगभग का मेरी वाइफ का लॉकेट है, जो कि मेरी माँ का पुश्तैनी जो मेरी माँ पहनती थी, जिसको उसने मेरी माँ ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद स्वरूप दे रखा था। मेरी माँ के पुराने कुंडल थे, मेरी माँ के टॉप्स थे, और मेरी माँ के हाथ की अंगूठी थी, मेरी घड़ी है, मेरे पैसे हैं लगभग 15-20 हज़ार रुपये लगभग वो निकल गए हैं। बाकी छोटे मोटे का तो मुझे पता भी नहीं, क्योंकि हमारे भगवती के मंदिर से, हमारे पितरों के मंदिर से भी चांदी के छत्र भी शायद मेरे ख्याल से चोरी हो रखे होंगे। जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निर्देश दिया है कि जाके मौका मुआयना भी करें, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसका खुलासा भी किया करें। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे घर हैं जो खाली हैं। इसमें भी जो घर के जो मालिक थे वो देहरादून जा रखे थे। तो इस संदर्भ में मैं आम जनता से भी अपील करूंगी कि जब वो अपना घर बंद करके लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं तो जो थाना है, जो चौकी है, वहाँ ज़रूर सूचित करके जाएं। और इस संदर्भ में संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बयान पर बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बाद अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। साथ ही मनीष खंडूरी उत्तराखंडियों को लेकर दिए गए बयान पर घिर गए हैं। भाजपा ने मनीष खंडूरी के बयान पर जहां हमला बोला, तो वहीं खंडूरी ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है, लेकिन उनके बयान को पूरे संदर्भ में देखने की जरूरत है। अब वो गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले हैं, बीसी खंडूरी जी के बेटे हैं, एक बड़ा परिवार है। उन्होंने कोर्ट का जिक्र किया कि कोर्ट में पुलकित और उसके साथी जिस तरीके से अंकिता के पिता को तंग कर रहे थे, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया वाली बात कर रहे थे, उस बात से आक्रोशित होकर उन्होंने बात की कि भाइयों मैं देख के आया हूँ, मेरे सामने अंकिता के पिता का अपमान अपराधी कर रहे हैं। और वो अपराधियों की हिम्मत इसलिए हो गई कि उनको पता है कि सरकार के लोगों ने पूरे सबूत मिटा दिया और वो बरी हो जाएंगे। उनको भरोसा है इस बात का अपराधियों को कि उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अंकिता के सीधे साधे पिता को वो कोर्ट परिसर में जो है बदतमीजी कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो
किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो और इस प्रकार की गाली देकर अंततः पूरे उत्तराखंड के समाज को नाराजगी को भाजन होंगे, इतना मुझे लगता है। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीईओ स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी की कमियों में देरी और बारिश में शहरवासियों को हो रही परेशानियों का पर प्रदर्शन किया है। देहरादून के राजेंद्र नगर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और कांग्रेसियों ने चेतावनी भी दी है कि जन समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं होने पर शहरी विकास मंत्री का घेराव किया जाएगा। और आप फिर जो है 15 बांट करने का काम कर रहे हैं, ये देहरादून की जनता महानगर के लोग लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे। और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। डोईवाला क्षेत्र में सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग का खेल लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन शिकायत मिलने पर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई भी करता है, लेकिन भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा भर है। नगरोंदा के निवासी रष्टि सिंह ने डीएम देहरादून से क्षेत्र सीलिंग की 100 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और तमाम अवैध निर्माण की शिकायत की थी, जिसके बाद डीएम के दिशा निर्देश पर एमडीडीए की ओर से लगभग 45 बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन के माध्यम से ध्वस्त किया गया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से शिकायतकर्ता रष्टि सिंह संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण के चलते सिर्फ खाना पूर्ति की है। देखिए, ये अपना नकरौंदा का मामला है, वार्ड नंबर 99 का, और इसमें ज़मीन पे हम लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से अपना शिकायतें दर्ज करवाते आ रहे हैं कि यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से अपना प्लॉटिंग की जा रही है, जिसमें कि ग्राम समाज की ज़मीन को हड़पा जा रहा है और बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए एमडीडीए के यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर कांग्रेस संगठन मंत्री अनिल यादव का बयान सामने आया है। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान का हाल बेहाल है। व्यवस्था खराब होने से नहीं मिल रहा इलाज। मरीजों के इलाज में यूपी स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाम है। संस्थान की खराब व्यवस्था से डॉक्टर दे रहे इस्तीफा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मामले की जांच की संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात सामने आई है। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है और मरीजों के इलाज में यूपी स्वास्थ्य व्यवस्था नाकाम नजर आ रही है और संस्थान की खराब व्यवस्था से डॉक्टर इस्तीफा दे रहे। मामले की जांच की संबंधित अधिकारी जांच कर कार्रवाई करें। लखनऊ से खबर, कांग्रेस संगठन मंत्री अनिल यादव का बयान सामने आया है और यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल हो रखा है। अहम खबर आपको हम बता दें, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यह अहम बातें सामने आई हैं और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान का हाल बेहाल बताया है। व्यवस्था खराब होने से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है और मरीज के इलाज को लेकर यह अहम बातें कही गई हैं। डॉक्टरों की डिमांड है कि उनका कम से कम 7वां वेतन उनको मिलना चाहिए। हम उनकी लड़ाई करेंगे और हम पूरे उनको उनका 7वां वेतन आयोग के साथ जो वेतन है वो मिलना चाहिए। और हम पूरे प्रदेश में यही चाहते हैं कि ओपीएस और इन मसलों में हम एक बड़ा। अगली खबर बरेली से है, जहां पर युवक को तालिबानी सजा का वीडियो वायरल हो गया। स्कूटी पर बैठे 3 युवकों ने बांधकर घसीटा है।
25 जुलाई का बताया जाता है वायरल वीडियो। तो 25 जुलाई का ये वायरल वीडियो बताया जाता है। बारादरी थाने के संजय नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। अहम खबर आपको बता दें, और 25 जुलाई का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो यह अहम खबर आपको बता दें, और बारादरी थाने के संजय नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर बैठे 3 युवकों ने एक शख्स को बाइक में बांधकर घसीटा है। तालिबानी सजा का ये वीडियो सामने आया है। स्कूटी पर बैठे 3 युवकों ने बांधकर घसीटा है, और इन तस्वीरों को आप देखिए। 25 जुलाई का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें, जहाँ पर 25 जुलाई का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बारादरी थाने के संजय नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। और बरेली से खबर, युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल हुआ। स्कूटी पर बैठे 3 युवकों ने बांधकर घसीटा। तो स्कूटी पर बैठे 3 युवकों ने बांधकर घसीटा है। 25 जुलाई का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जो कि कैमरे में कैद हो गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए और देखिए किस तरीके से एक शख्स को स्कूटी में बांधकर ये 3 युवक घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। और बरेली से खबर, युवक को तालिबानी सजा देने का ये वीडियो सामने आया है। तो बरेली से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्बरता की गई है। एक युवक को स्कूटी में बांधकर घसीटते ये 3 युवक कैमरे में कैद हो गए हैं। हालांकि वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर एक युवक के साथ इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे थे स्कूटी सवार ये तीनों ही युवक। आम खबर और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तालिबानी सजा इस युवक को दी गई है। स्कूटी पर बांधकर घसीटते ये युवक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सबके पीछे क्या मामला था अब तक वो साफ नहीं हुआ है, लेकिन बरेली में युवक को तालिबानी सजा देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे थे, और आगे बढ़ते खबरों की और गुंडा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर युवक को तालिबानी सजा दी गई है। लाठी डंडे से जमकर युवक की पिटाई कर दी गई। ग्रुप बनाकर लाठी डंडे से जमकर पीटा गया है। तो ग्रुप बनाकर लाठी डंडे से जमकर पीटा गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, और लाठी डंडे से जमकर पीटा गया है और तालिबानी सजा यहाँ पर दी गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। कर्नलगंज के अंतर्गत का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो कर्नलगंज थाने के अंतर्गत ये वीडियो बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ग्रुप बनाकर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से गोंडा में एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई, और मारपीट का ये वीडियो वायरल भी हो गया है। एक युवक को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं इस ग्रुप के सभी लड़के। कर्नलगंज के अंतर्गत का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो गोंडा में युवक को तालिबानी सजा दी गई। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से एक युवक को जमकर पीटते नजर आ रहे हैं यहाँ पर ये कुछ लड़के, और किस तरीके से लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई है वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो गोंडा में युवक को तालिबानी सजा दी गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बधाई से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। 26वीं अंतर जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ से पहले आयोजन ने परेड की सलामी ली है, और 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। कबड्डी, बॉक्सिंग, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग की होगी प्रतियोगिता। अमरोहा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहांपुर और बदायूं की टीम ने लिया भाग। आईजी बरेली डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, और 26वीं अंतर जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ प्रतियोगिता का शुभारंभ। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शुभारंभ से पहले
यहाँ पर अहम चीजें सामने आई हैं। 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने की बात कही गई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और कबड्डी, बॉक्सिंग, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता होगी। अमरोहा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत इन सभी जगहों पर ये जानकारी सामने आई है। हम खबर आपको बता दें, रामपुर, शाहजहांपुर और बदायूं की टीम ने भाग लिया है। और आईजी बरेली डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अमरोहा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत इन सभी जगहों पर एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। रामपुर, शाहजहांपुर और बदायूं की टीम ने भाग लिया है। आईजी बरेली डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और 26वें अंतर जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। कन्नौज से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। तो भारी भरकम बजट खर्च किए जाने की बात सामने आई है और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, प्राइवेट स्कूल वाहन में 17 बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। ये तस्वीरें कन्नौज से आपको हम दिखा रहे हैं। और जिले में एक तरफ सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। तो जिले में मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह, भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है। प्राइवेट स्कूल वाहन में 17 बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पर भरे जाते हैं और प्राइवेट स्कूल वाहनों का ये हाल है। अहम खबर आपको बता दें, जिले में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं वो उसके उलट नजर आती हैं। भारी भरकम बजट खर्च किए जाने की बात कही गई है। तो जमीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और ही बयान कर रही है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। और प्राइवेट स्कूल वाहन में 17 बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। कन्नौज से खबर, जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है अमेठी से, जहां पर जिले में तेजी से आए फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बढ़ रहे फ्लू के मरीज अस्पतालों में रोज पहुंच रहे हैं। सैकड़ों मरीज, साफ सफाई का ध्यान देने की डॉक्टरों की सलाह। तो लगातार यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में रोज सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। आई फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साफ सफाई का ध्यान देने की डॉक्टरों की सलाह। तो साफ सफाई का ध्यान देने की डॉक्टरों की सलाह। अमेठी से खबर, जिले में तेजी से फैल रहा आई फ्लू का प्रकोप। तो जिले में तेजी से आई फ्लू का प्रकोप फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर आई फ्लू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। और अहम जानकारी आपको हम बता दें, अस्पतालों में रोज सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान देने की डॉक्टरों की सलाह। तो यह हम खबर आपको बता दें, अमेठी से, जिले में तेजी से फैल रहा आई फ्लू का प्रकोप। तो जिले में तेजी से आई फ्लू का प्रकोप फैल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां साफ सफाई का ध्यान देने की डॉक्टरों की सलाह दी गई है। आई फ्लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी साफ सफाई का ध्यान देने की बात कही है। अमेठी से खबर, जिले में तेजी से आई फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो आई फ्लू का प्रकोप तेजी के साथ यहां पर फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। जिला प्रशासन ने मदरसों को निर्देश दिए हैं, छात्रों के डेटा फीड करने के निर्देश दिए। कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कराए डेटा फीड और ऐसा न करने पर मदरसों की मान्यता पर कार्रवाई होगी। तो छात्रों का डेटा फीड कराने को लेकर यह अहम बात सामने आई है। तो लखनऊ से खबर, जिला प्रशासन ने मदरसों को निर्देश दे दिया है। तो जिला प्रशासन की ओर से मदरसों को निर्देश दिया गया है, छात्रों को डेटा फीड करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में डेटा फीड कराए जाएं।
और ऐसा न करने पर मदरसों की मान्यता पर होगी कार्रवाई। तो ऐसा न करने पर मदरसों की मान्यता पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के लिए मदरसों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो ऐसा न करने पर मदरसों की मान्यता पर कार्रवाई होगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, जिला प्रशासन ने मदरसों को निर्देश दिए हैं। तो जिला प्रशासन ने मदरसों को दिए निर्देश, छात्रों के डेटा फीड करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में डेटा फीड कराए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर मऊ से है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस का ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। नसीरपुर गांव में युवक पर आत्मघाती हमले का मामला। 4 दिन बाद इलाज के दौरान युवक की जान चली गई और न्याय न मिलने पर आक्रोशित हुई ग्रामीणों ने घेराव किया है। एडिशनल एसपी ने भीड़ को समझा बुझाकर भेजा। आरोपियों को सजा दिलाने में जुटी पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। मामला सराय लखनसी थाने के नसीरपुर गांव का बताया जा रहा है। तो न्याय न मिलने पर आक्रोशित हुए ग्रामीण। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, एडिशनल एसपी ने भीड़ को समझा बुझाकर भेजा है। आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस जुटी हुई है। लोग थे जो अपनी बात रखने के लिए आए थे। गांव नसीरपुर में 20 जुलाई को एक विवाद हुआ था 2 पक्षों में, जिसमें एक कृष्णा प्रजापति नाम का लड़का था जिसकी इलाज के दौरान 25 तारीख को डेथ हुई। उसी की गिरफ्तारी के संबंध में लोग अपनी बात कहने आए थे। इसमें 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं और जो बाकी बचे अभियुक्त हैं उनको भी शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और वार्ता हो गई है, सभी लोग संतुष्ट हैं अपने। शाहजहांपुर में हुई महिला की निर्मम हत्या। घर में खून से लथपथ पड़ा मिला है शव। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। घर में खून से लथपथ पड़ा मिला शव और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। महिला की निर्मम हत्या की गई। थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये पूरी घटना है। शाहजहांपुर में हुई महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। खून से लथपथ पड़ा मिला शव। और थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो थाना सदर बाजार क्षेत्र की ये पूरी घटना है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त क्या अहम खबर आपको बता दें। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागपत से खबर, जहां पर पति और बेटे की तलाश में महिला भटक रही है। 1.5 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे। पीड़ित महिला का परिवार ने भी साथ छोड़ा है। 3 नाबालिग बेटियों के साथ भटक रही महिला। आम खबर आपको हम बता दें। और पीड़ित महिला का परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। तो यह हम जानकारी सामने आई है। और 3 नाबालिग बेटियों के साथ महिला भटकने को मजबूर है। इंसान और पक्षी प्रेम कोई नया नहीं है। न जाने कितने किस्से हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद औरैया का है। देखिए। इंसान और पशु प्रेम की कई कहानियां सुनी और देखी होंगी और ये दोस्ती मिसाल भी बनी। हाल ही में आरफ और सारस की दोस्ती का मामला सामने आया था।
वहीं अब औरैया जिले में थानेदार और मोर की अनोखी दोस्ती चर्चा में है। बता दें कि मोर से सहायक थानाध्यक्ष की दोस्ती 4 महीने पहले हुई थी। वह भी उस समय जब थाने के अंदर ही एक मोर रोज आता था और थाना प्रभारी राजपाल सिंह के पास आकर बैठ जाता था। एक रोज जब थाना प्रभारी ने मोर को अपने हाथों से नमकीन खिलाई तो उस मोर ने उसे बड़े प्यार से खाया। फिर क्या था, उस दिन से लेकर आज का दिन है। जब भी राजपाल सिंह अपने सरकारी आवास पर देर शाम जाते हैं, मोर भी उनके पास आ जाता है और उनके हाथों से जब तक कुछ खा नहीं लेता तब तक वापस नहीं जाता। इतना ही नहीं, मोर और थाना प्रभारी की दोस्ती में मोर का एक नजारा इस तरह सामने आता है, यही कि कभी कभी तो मोर खुद उनकी सरकारी गाड़ी को रोककर नाचने लगता है। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। बहरहाल यह दोस्ती कस्बे के साथ साथ जनपद में चर्चा का विषय बन चुकी है और साथ ही अब तो अपने थाने का स्टाफ भी मोर को कुछ न कुछ खिलाने लगा है। आंगन में पेड़ है नीम का, उसी पे रहता है। सुबह दाना डाल देते हैं, खाना खाए तो रोटी थोड़ी डालते हैं, बिस्कुट थोड़ी डालते हैं, आ जाता है। क्या क्या मतलब जैसे कि आप सारे करते हैं या आपको ड्यूटी आता है क्या है? नहीं तो आवाज़ लगाते हैं तो आ जाता है, कभी मन नहीं हो तो नहीं आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। मतलब बड़ा अपनी इच्छा निर्भर करता है, जैसे भूख होती है वो। अच्छा, और क्या क्या करता है? जैसे आंगन में घेरता है आपके साथ? आंगन में नाचता रहता है, आपको खूब आंगन में नाचता है, खूब नाचता है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी भावनाएं समझते हैं। अगर लगता है कि उन्हें अमुक शख्स से कोई खतरा नहीं है तो वो दोस्ती बना लेते हैं। के न्यूज से उमेश तिवारी की रिपोर्ट। और देश की बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।